अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो कल के लेक्चर में फ़र्स्ट लेक्चर में हमने बात की फ़ंक्शन की डेफिनेशन के बारे में, फ़ंक्शन की लिमिट्स के बारे में, फ़ंक्शन की डोमेन क्या होती है, उसकी रेंज क्या होती है। मैंने आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ के बारे में बताया, विद एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन किया था कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हमने फ़ंक्शन की डोमेन और रेंज की बात की थी। फ़ंक्शन की ऑफिशियली या मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या होती है, हमने इसके बारे में कल बात की थी। और इसके अलावा मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था आपके साथ। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। मैं आपको इसकी स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे कहा क्या जा रहा है। हाँ जी, ये आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है, देखिए इसमें आपसे पूछा गया है, आप अगर बुक खोल के इसकी स्टेटमेंट चेक कीजिए अपनी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे ये कहा गया है कि आपने एक स्क्वायर के एरिया को और पेरीमीटर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ फंक्शन, यानी आपने ये उनकी फंक्शन रिप्रेजेंटेशन देनी है कि कौन इसमें किस पे डिपेंड करता है। तो हम वही स्क्वायर ले लेते हैं जो हमने कल लिया था। इसमें स्क्वायर की जो साइड है वो x है। स्क्वायर के एरिया के बारे में मैंने कल भी आपसे बात की थी कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है। यहाँ पे इसकी लेंथ भी x है, इसकी ब्रेड्थ भी x है, तो ये आपके पास इसका एरिया आ गया x स्क्वायर। अच्छा, फिर ये बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। आप ज़रा याद कीजिए 5th क्लास की ज्योमेट्री, उसमें आपने डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के पेरीमीटर यानी अहाता के बारे में पढ़ा होगा। उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए बता दूं तो जो स्क्वायर साइड है या कोई भी ज्योमेट्रिकल साइड है, पहले आप उसके पेरीमीटर के बारे में समझ लो कि पेरीमीटर क्या होता है। ये जो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप होती है ना, पेरीमीटर का मतलब होता है इसकी पूरी बाउंड्री लाइन। ये जैसे मैं आप स्क्वायर की आपको बता रही हूँ, आप यहाँ से स्टार्ट होते हो, ये इधर आपने ट्रैवल किया x हो गया, फिर आपने इधर तक ट्रैवल किया, ये x प्लस x हो गया, फिर आपने नेक्स्ट ट्रैवल किया, दिस इज़ 3x, एंड देन जब आप फाइनल वापस उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का जो पेरीमीटर होता है ना, वो उसकी जो बाउंड्री लाइन होती है ना, उसकी लेंथ को ऐड करके हम लेते हैं। स्क्वायर में चूँकि चारों साइड्स की लेंथ इक्वल हैं, इसीलिए यहाँ पे ये 4x हो गया है इसका पेरीमीटर। ये देख लीजिए फर्स्ट लाइन। अच्छा, अब आपके पास जो पहली इक्वेशन है जिसमें पेरीमीटर और लेंथ का रिलेशन आ गया है, दिस इज़ p इज़ इक्वल टू 4x, और जो आपके पास दूसरी इक्वेशन है दैट इज़ एरिया इज़ इक्वल टू x स्क्वायर। अब हमने पेरीमीटर और एरिया दोनों को रिलेट करना है। दोनों में जो कनेक्टिंग वेरिएबल आपको नज़र आ रहा है वो है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। सेकेंड इक्वेशन जो आपके पास है, एरिया इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, जो x का स्क्वायर है वो ख़त्म हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू अंडर रूट a। अब ये जो x की वैल्यू आई है इसको आप फर्स्ट इक्वेशन p इज़ इक्वल टू 4x में पुट कर दें, x की प्लेस पे आ गया अंडर रूट a। अब देखिए यहाँ पे p इज़ इक्वल टू 4 अंडर रूट a आ रहा है। ये बिल्कुल उसी तरह y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाला एक्सप्रेशन है। इसमें 4 जो है कांस्टेंट है। अब इसमें एरिया की जो वैल्यू आप डालोगे पेरीमीटर उसी हिसाब से आएगा। तो एरिया यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पेरीमीटर यहाँ पे डिपेंडेंट है। सेकंड में आपसे कहा गया है कि सर्कल है, वैसे ही आपने उसका रेडियस जो है आपकी मर्ज़ी है, आप x चूज़ करें, r चूज़ करें, इट्स अप टू यू। सर्कल का जो एरिया होता है वो आप बचपन से पढ़ते आए हो, दैट इज़ पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर जबकि यहाँ पे रेडियस को डिनोट कर रहा है, तो रेडियस यहाँ पे हमने x लिया है, इसीलिए ये हो गया पाई x स्क्वायर।
और जो सरकमफ्रेंस है ये होती है सर्कल की बाउंड्री, दायरे का मुहीत जिसको आप कहते थे। इसकी पूरी बाउंड्री की ये जो लेंथ होती है ना, ये होती है 2 पाई इंटू रेडियस 2 पाई एक्स। अब फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है एरिया इज इक्वल टू पाई एक्स स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन आपके पास है सी इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। हमने इन दोनों इक्वेशंस में से x को एलिमिनेट करके एरिया और सरकमफ्रेंस दोनों को आपस में कनेक्ट करना है। जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है इसमें x की वैल्यू आ रही है c/2 पाई, यहाँ से ले लीजिए ये वैल्यू और इसको पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। एरिया इज इक्वल टू पाई, x की प्लेस पे आ गया c/2 पाई होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दिया, न्यूमरेटर का अलग से स्क्वायर आ गया, डिनोमिनेटर का अलग से स्क्वायर आ गया और ये आपके पास एरिया आ गया c/4 पाई। 4 पाई यहाँ पे कांस्टेंट है, तो जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है सरकमफ्रेंस पे। फिर जो थर्ड पार्ट है इसका, उसमें आपके पास एक क्यूब की बात की गई है। क्यूब भी एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप होती है 3 डायमेंशन में, जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों आपस में इक्वल होती हैं। आपके पास घर में कुछ कार्टन आते होंगे, गत्ते के जो डब्बे होते हैं चीज़ों के, उनको अगर आप देखें तो वो क्यूब शेप्ड होते हैं। उसकी लेंथ भी होती है, उसकी ब्रेड्थ भी होती है, जो उसका बेस होती है, और उसकी हाइट भी होती है। अगर आप उसका ढक्कन काट दो तो ये आपके पास क्यूब बनता है। क्यूब की जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो तीनों इक्वल हैं, तो उसको हमने x ले लिया है। क्यूब का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ पे ये देखें, एक x लेंथ के लिए है, दूसरा ब्रेड्थ के लिए है और तीसरा हाइट के लिए है। तो वॉल्यूम इसका हो गया x क्यूब। और जो बेस है क्यूब की, ये देखें ये वाली साइड, ये जो इसकी एक है, ये आपके पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ भी x है, ब्रेड्थ भी x है। तो इसका जो एरिया है वो बिल्कुल जैसे हम स्क्वायर का एरिया कहते हैं ना कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ होता है, तो यहाँ पे भी ये x स्क्वायर हो जाएगा। अब आपके पास ये दो एक्सप्रेशन है, एक है एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स क्यूब। दोनों में से आपने x को एलिमिनेट करना है। सेकेंड इक्वेशन में से x इज इक्वल टू √a आ गया आपके पास। x की ये वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो आपके पास ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए कि इन तीनों पार्ट्स में हमारे पास दो कनेक्टिंग इक्वेशन होती थी। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूँ तो उसमें हमारे पास था एरिया इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और पेरीमीटर इज इक्वल टू 4x। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इन दोनों इक्वेशंस में से किस में से x की वैल्यू निकाल के किस में पुट करनी है? तो ये आपने ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने आपको फर्स्ट पार्ट में कहा हुआ है कि आपने एक्सप्रेस करना है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी पेरीमीटर को आपने रिप्रेजेंट करना है ए फंक्शन किसका, एरिया का। तो हम इसीलिए एरिया में से वैल्यू निकाल के पेरीमीटर में पुट करेंगे। फिर दूसरे में उसने आपसे कहा होगा कि आप सर्कल के एरिया को रिप्रेजेंट करो एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम उसके सरकमफ्रेंस में से वैल्यू निकाल के एरिया में पुट करेंगे। यानी आपने जिसको रिप्रेजेंट करना है उसको आप एज इट इज़ रखोगे, जिसके फंक्शन की शेप में रिप्रेजेंट करना है उसमें से आप वैल्यू निकाल के दूसरी वाली में पुट करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना आपका, वो यहाँ पे नहीं गिवन, एक्चुअली वो है आपका टॉपिक डोमेन और रेंज से रिलेटेड। तो डोमेन और रेंज को हम बहुत डिटेल में बिल्कुल एक अलग से लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊँगी। वो एक बहुत वास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक्चुअली वो इम्पॉर्टेंट है आपकी मैथमेटिक थिंकिंग को डेवलप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल कंप्यूटेशन का क्वेश्चन है। इसमें हम आ जाते हैं, आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस 1। आपको ये गिवन है कि जब हम इस फंक्शन में 2 पुट करते हैं तो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है -3, और आप जब इस फंक्शन में -1 पुट करते हो तो आपके पास फाइनल वैल्यू आती है 0। अब आपने कंप्यूट क्या करना है, इसमें आपके पास दो अननोन्स हैं a और b, आपने वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार इस फंक्शन में x की प्लेस पे 2 डाल देंगे। ये जिस तरह के क्वेश्चन हमने कल देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। f(2) को हमने इक्वल पुट कर दिया -3 के, ये क्यूब को ओपन करके और सिंप्लीफाई करके आपके पास a और b में एक इक्वेशन आ गई है, दैट इज़ -6 + 2a - b = 0। फिर आपने उसी एक्सप्रेशन में
-1 पुट कर दिया है x को। अब ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई है a + b = 0। आपने इस इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया या दोनों को ऐड कर दिया तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। आपने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया इधर तो +b और -b कैंसिल आउट हो गया। आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई है 2 और चूँकि आपके पास इधर था a + b = 0 तो b की वैल्यू आ जाएगी -a। यहाँ पे b आ गया आपके पास -2। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है एक हाइट फंक्शन, एक स्टोन है, उसको जब आप किसी हाइट से गिराते हो तो वो किसी टाइम में कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करता है। आपसे ये पूछा गया है कि अगर उसकी जो हाइट है वो उसकी टाइम का फंक्शन है। टाइम यहाँ पे x से डिनोट किया गया है, h(x) = 40 - 10x²। तो वो पूछ रहा है कि जब आपके पास x 1 सेकेंड है, यानी जब आपने स्टोन को गिराया है हाइट से, तो 1 सेकेंड में वो कितनी हाइट कवर करेगा, 1.5 में कितनी करेगा, 1.7 पे, और फिर जब वो ज़मीन से टच कर जाएगा यानी उसकी हाइट जब 0 हो जाएगी तो तब कितने टाइम में वो ये काम करेगा। तो आपने क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हाइट दिखाई गई है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। आप टाइम की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको हाइट की वैल्यू मिलती जाएगी। आपने x को 1 सेकेंड पुट कर दिया, इधर आपके पास हाइट आ गई 30 मीटर। देखिए यानी कि 1 सेकेंड में उसने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया है स्टोन ने। फिर 1.5 रख दें, x की प्लेस पे 1.5 डाल दिया। सिंपल सी कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ गया 17.5 मीटर। सी में है x को आपने 1.7 पुट कर देना है और ये आपके पास हाइट आ गई 11.1 मीटर कवर्ड। सेकंड पार्ट इसका पूछ रहा है कि ये स्टोन जो है वो स्ट्राइक से जब ग्राउंड करेगा तो कितने टाइम में टच करेगा। स्टोन की हाइट आपके पास गिवन है जी h(x) = 40 - 10x²। देखें जब वो ग्राउंड को टच कर जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी, इसलिए हमने हाइट फंक्शन को = 0 पुट कर दिया। अब यह आपके पास 40 - 10x² = 0 सिंपल सी इक्वेशन है। इसको आप x के लिए सॉल्व कर लो। आपके पास x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, +-2। माइनस तो हो नहीं सकती टाइम की वैल्यू, तो जो आपका स्टोन है वो 2 सेकेंड्स में स्ट्राइक करेगा टू द ग्राउंड। ये जो आपका पहला सिंपल सा कंप्यूटेशन वाला फंक्शन की डेफिनेशन वाला जो टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, दैट इज़ ग्राफ ऑफ फंक्शन। किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए का क्या तरीका होता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 11 में अच्छी तरह से एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ कि फ़ंक्शन का ग्राफ कैसे बनाया जाता है। उसकी डोमेन और रेंज को हमने वहाँ भी अच्छे से डिस्कस किया था। यहाँ पे आपने ये सिर्फ देखना होगा कि आपको अगर एक ग्राफ गिवन है तो क्या वो ग्राफ किसी फंक्शन का है या नहीं है, ये चीज़ आपने इंश्योर करनी होगी ग्राफ के ज़रिए। तो उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया है, दैट इज़ वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट ये कहता है कि अगर आपको कोई ग्राफ गिवन है और आप उस ग्राफ के ऊपर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, अगर वो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो वो आपका ग्राफ फंक्शन होगा, और अगर वो आपके फंक्शन को एक से ज़्यादा पॉइंट्स पे टच करे तो आपका जो ग्राफ है वो फंक्शन नहीं होगा। क्लियर दैट। ये देखिए पहली एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। स्ट्रेट लाइन को ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है ये टच कर रही है सिर्फ एक पॉइंट पे, तो ये ग्राफ है फंक्शन का। और ये जो दूसरा ग्राफ है सर्कल, इस पे जब आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है तो ये देख लो ये 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, ऊपर और ये इधर नीचे। तो ये जब 2 पॉइंट्स पे टच करेगी तो ये ऑटोमेटिकली ग्राफ जो है वो फंक्शन का नहीं होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है टाइप्स ऑफ फंक्शन का। आपने ये टॉपिक डिटेल से बुक में से पढ़ लेना है। बुक में यही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो यू कैन डिस्कस विद मी। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हमारी पहली टाइप है वो है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जिनको हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस के ज़रिए से डिफ़ाइन कर सकें। अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस भी आप अलजेब्रा में पढ़ते आ रहे हैं, जिनमें वेरिएबल और कांस्टेंट्स का मिक्सचर होता है। वेरिएबल और कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं या फिर ऐड हो रहे होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं।
ठीक है। तो अलजेब्राइक फंक्शन में भी आगे सब कैटेगरीज हैं। जो पहली टाइप है वो है पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का होता है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए नॉट। इसमें ये जो ए एन माइनस वन ए वन ए नॉट वगैरह हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है, जिनको हम कोफिशेंट्स कहते हैं। एक्स जो है वो आपका वेरिएबल है पोलिनोमियल का, और ये जो एन है ये इसकी पावर होती है जिसको हम डिग्री भी कहते हैं पोलिनोमियल की। जैसे यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है एक्स का वो एन है, बाकी इससे छोटे हैं ना, एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू सो ऑन वन और फिर इधर ज़ीरो। तो ये जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की पोलिनोमियल की वो डिग्री कहलाती है, और डिग्री के साथ वाला जो कोफिशिएंट होता है ना उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये पोलिनोमियल दिखाया गया है दैट इज़ 2x रेज टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 1। ये x में पोलिनोमियल है और इसकी डिग्री 4 है क्योंकि यहाँ पे जो x की हाईएस्ट पावर है वो 4 है, और x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है दैट इज़ लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज़ 2। उसके बाद आ जाता है लीनियर फंक्शन। जो आपका लीनियर फंक्शन है उसमें आपके वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1 होगी। अभी हम ऊपर कोफिशिएंट की बात कर रहे थे ना, और डिग्री की भी। आपका जो x में पोलिनोमियल है अगर उसमें x की हाईएस्ट पावर 1 हो जाए तो उस फंक्शन को हम कहेंगे लीनियर फंक्शन। इस लीनियर फंक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होगी p ऑफ x इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इसमें x की हाईएस्ट पावर आप देख लो 1 है, x की और पावर्स नहीं है, और a इसमें ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये जो इस तरह के सारे फंक्शन हैं ना y इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, a और b इसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, उनकी वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं, तो ये लीनियर फंक्शन कहलाएंगे। उसके बाद आ जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, आपने इसकी डेफिनेशन को ज़रा तवज्जो से सुनना है। देखो आइडेंटिटी फंक्शन अगर मैं आपको अनऑफिशियली बताऊं, मतलब नॉट इन अ मैथमेटिकल वे, तो यूँ समझ लो कि ये एक ऐसी मशीन है आप इसके अंदर जो चीज़ डालोगे ये आपको वापस वही चीज़ दे देगी। वैसे हम कल फंक्शन के पहले लेक्चर में बात कर रहे थे ना कि जो फंक्शन है वो कंप्यूटिंग मशीन है, आप उसको कोई चीज़ दोगे वो आपको वापस कोई आउटपुट देगी। ये जिस वेरिएबल पे एक्ट करता है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। लेकिन जो आइडेंटिटी फंक्शन है ये एक ऐसी मशीन है, ये एक ऐसा फंक्शन है, इसमें आप जो वैल्यू डालोगे ये आपको एज इट इज़ वही वैल्यू वापस कर देगा, ये उसमें कोई चेंज नहीं लाएगा। ये तो थी इसकी अनऑफिशियल डेफिनेशन। अब मैं आपके साथ इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन को ज़रा डिस्कस करती हूँ। फॉर एनी सेट x आ फंक्शन i फ्रॉम कैपिटल X टू, ये जो इधर स्मॉल x लिखा हुआ है ना यहाँ पे भी कैपिटल X आएगा, i फ्रॉम कैपिटल X टू कैपिटल X ऑफ द फॉर्म y इज़ इक्वल टू x, यानी इसमें y और x इक्वल होंगे, वही बात कि इनपुट और आउटपुट सेम होगी। f ऑफ x इज़ इक्वल टू x भी लिख सकते हो इसको। ये है आइडेंटिटी फंक्शन। इसकी डोमेन और रेंज दोनों बराबर होती हैं, यानी कि वही सेट x, और आई ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी को आप लीनियर फंक्शन भी कह सकते हो। ऊपर हमने अभी लीनियर फंक्शन का कहा था ना कि लीनियर फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की टाइप का। तो यहाँ पे जो आपके पास स्मॉल एक्स है उसके साथ जो कोफिशिएंट है ए वो 1 हो जाएगा, और बी को अगर आप 0 रख दो तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स आ जाएगा, जो कि आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है। अब फिर हम चलते हैं कांस्टेंट फंक्शन पे। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हम सीधे सीधे लफ्ज़ों में मैं आपको कहूँ ये ढीठ फंक्शन है, यानी इसने फ़िक्स किया हुआ है कि मैंने आंसर में एक ही जवाब देना है, मैंने कोई क्वेश्चन हो मैंने एक ही जवाब देना है। कांस्टेंट फंक्शन क्या करेगा, आप इसमें डोमेन में जो मर्ज़ी वैल्यू दे दोगे ये आपको आंसर में एक फ़िक्स्ड वैल्यू देगा जो भी इसने फ़िक्स अपने पास रखी हुई होगी। सपोज़ ये आपको कोई वैल्यू ए देता है, तो सी ऑफ from a set x to set y it is defined as this f of x is equal to c or f of x is equal to a some constant value। for example इसकी एक्सप्रेशन ये होगी c of x is equal to 2 है, या y is equal to 2, y is equal to 3, 5। यानी जब भी आपको फंक्शन में कोई एक फिक्स्ड वैल्यू मिल रही हो x की हर वैल्यू के लिए,
तो वो आपका फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में मैं आपको सादा से अल्फाज में ये बता दूं कि ये समझ लें कि ये एक ऐसा फंक्शन है या ये एक ऐसा बंदा है जिसके पास एक ही जवाब है हर बात का। आप इससे कोई सवाल पूछ लो, ये आपको एक ही जवाब देगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद है आप फिफ्थ टाइप है, दैट इज़ रैशनल फंक्शन। जैसे आपके पास रैशनल नंबर होता है ना, कि आप उसको p ओवर q की शेप में लिख सकते हो, इसी तरह आपके पास p ऑफ x एक पोलिनोमियल है, q ऑफ x एक और पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। जब आपके पास दो पोलिनोमियल्स इस तरह से लिखे जा सकते हों p ऑफ x ओवर q ऑफ x की शेप में, और q ऑफ x जो है वो ज़ीरो ना हो, तो ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं, ये जो डिवीजन की शेप में होते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे इसके बारे में फ़ीडबैक देना है और बताना है कि ये लेक्चर में क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई। जो चीज़ आप डिस्कस करना चाहें कर सकते हैं। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफिज़।